तो स्टूडेंट हमारा जो सेकंड चैप्टर है क्लास 10th साइंस का, उनका जो क्वेश्चन आंसर है, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन सब का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे ढूँढने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विलयन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इनका पीएच जो वैल्यू होगा वो क्या होने वाला है? ऐसा संभवतः पूछा जा रहा है। तो एक बात बताइए कि जो हमारा क्षार होता है या क्षारक होता है, क्षार का जो पीएच मान है, वो क्या होता है 7 से अधिक होता है ना? जैसे 8 हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है। जिनका जो मतलब पीएच है वो अगर 14 है, तो वो ज़्यादा पावरफुल क्षार है या क्षारक है। अगर पीएच जो है 12 है, तो वो 14 के मुकाबले थोड़ा-सा कमज़ोर क्षारक है। पीएच अगर 8 है, तो वो 13, 14, 12, 11, 10, 9 के मुकाबले थोड़ा-सा कमज़ोर क्षारक है। तो कहने का सीधा-सा मतलब है कि अगर 8 है, 9 है, 10 है, तो अगर ये बढ़ते जा रहा है, तो उनका जो क्षारक का पावर है, वो भी आपको बढ़ते जा रहा है। तो इसमें है क्या जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो देखिए जो 1 होता है यहाँ पे, ये वाला जो ऑप्शन है 1, 4 और ये 5 ये सब एसिड के लिए होते हैं। चूँकि 7 से जो लौ है यानी 6, 5 ये सब एसिड में आ जाएँगे और जो मतलब 7 से बड़ा है वो सब क्षार के अंदर आ जाएँगे। तो यहाँ पे हमारा जो संभवतः आंसर होगा, वो होगा आंसर मतलब ऑप्शन नंबर डी यानी जो मतलब जो सही आंसर है उनका वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इनको हम लोग यहीं पे रख कर के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कि दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन है कि कोई एक बिलियन है और मतलब कोई बिलियन अंडा का जो पिसा हुआ मतलब उनका जो सेल होता है, कवच, उनसे रिएक्शन करके गैस उत्पन्न करती है, जो चूने का जो वाटर है उनको दूधिया कर देता है। तो बिलियन क्या होगा? देखिए बिलियन होगा HCl, HCl एक एसिड है। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। बिलियन क्या होगा? HCl। इनके पीछे का कारण जानते हैं। देखिए हमारा जो मतलब अंडा का खोल होता है, अंडा जैसे जो भी अंडे हैं मतलब पक्षी के, उनका जो मतलब ऊपर वाला लेयर होता है, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट वही है मतलब जो संगमरमर का फ़ॉर्मूला होता है जिसमें काफ़ी शाइनिंग होता है, इस वज़ह से अंडा जो व्हाइट होता है, उसमें थोड़ा-सा शाइनिंग होता है। अगर ये HCl से रिएक्शन करता है, तो इसमें CO2 नामक गैस, कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस उत्पन्न होता है। ठीक है? तो ये है हमारा, ये आपका मतलब 2 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है? इनको भी आप नोट करते जाएँगे। थर्ड नंबर में देखिए कि हमारे पास है NaOH और इसका है 10 मिलीलीटर और HCl के है 8 मिलीलीटर और ये दोनों का जो रिएक्शन होता है तो वो एक दूसरे को मतलब पूर्णतः उदासीन कर देता है यानी ना मतलब क्षारक का गुण है ना मतलब एसिड का गुण। तो मतलब इस प्रकार से आप बताइए कि 20 ml NaOH को उदासीन करने के लिए कितने ml मतलब जो है HCl की आवश्यकता होगी। तो अभी आप देखिएगा इसको थोड़ा-सा हम लोग समझ लेते हैं चूँकि केमिस्ट्री का भी न्यूमेरिकल एक बहुत वैल्यू रखता है। NaOH है और HCl है। तो NaOH जो है वो है 10 मिलीलीटर ml और ये है हमारे पास 8 मिलीलीटर। तो इसका जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 5:4 बनेगा। यानी मतलब 5 लीटर आप ऐसा कह सकते हैं कि जो 5 लीटर NaOH है उनको न्यूट्रल करने के लिए 4 लीटर मतलब HCl की आवश्यकता होगी। लेकिन सेकंड कंडीशन में NaOH जो है वो है आपको 20 ml। यहाँ पे आप देख सकते हैं सवाल में है 20 ml। तो ये नहीं ये 5 ना होकर के 20 है। तो ये आपको 5 से 4 गुना ज़्यादा है, तो इनको भी आपको 4 गुना ज़्यादा करना पड़ेगा। तो 16 लीटर अगर आप लेंगे, मतलब 16 मिलीलीटर लेंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो इनका जो आंसर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आंसर आपका हो जाएगा 16 मिलीलीटर। आगे बढ़ा जाए, ये है आपका 4 नंबर। 4 में है कि अपच के उपचार के लिए किन औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच मतलब जानते हैं ना, खाना-वाना जब नहीं पचता है, पेट-उट में गैस-वैस बनने लगता है या जो एसिडिटी होता है, मतलब छाती में जलन होने लगता है, ये सब है अपच का कुछ लक्षण। तो इनके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे एंटीबायोटिक नहीं, क्या है एनाल्जेसिक ये भी नहीं, एंटा एसिड का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल होगा? एंटा एसिड का। ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 4 नंबर का। फिर देखिए 5 से थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स हमारा आरंभ होता है कि जो निम्नलिखित फॉलोइंग रिएक्शंस हैं, मतलब ये इनके पहले आप शब्द समीकरण को लिखिए, फिर उनके बाद संतुलित समीकरण भी लिखिए। तो शब्द समीकरण तो बहुत ईज़ी है, हम लोग क्या करेंगे पहले उनको मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है सल्फ्यूरिक अम्ल है, तनु मतलब होता है जिसमें वाटर-वाटर थोड़ा-सा मिलाल रहे, मतलब सांद्र नहीं है, कंसंट्रेटेड नहीं है, मतलब लो क्वालिटी का है और इसमें इसका रिएक्शन होगा दानेदार जिंक के साथ। तो ये रिएक्शन को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा H2SO4 ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका आप रिएक्शन कराएँगे Zn के साथ, तो ये आपका फॉर्मेशन होगा ZnSO4 ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस बेचारा चुपचाप, है ना, निकल जाएगी यहाँ से। अब इन्हें बैलेंस करना है तो ये तो खुद ही बैलेंस है, Zn एक पीस इधर को, Zn एक पीस इधर को, सल्फेट ग्रुप एक पीस, सल्फेट ग्रुप एक पीस, फिर हाइड्रोजन H2 ये ऑलरेडी बैलेंस है। बी नंबर में देखिए कि फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, मैग्नीशियम का रिबन है, तो इनका रिएक्शन होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आप HCl लिख सकते हैं, HCl और इनका रिएक्शन होगा मैग्नीशियम के रिबन से। तो ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। MgCl2 आप लिख लेंगे।
MgCl2 और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी H2। इन्हें भी बैलेंस कर लिया जाए। देखिए Cl2 है, इधर को Cl2 नहीं है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। हाइड्रोजन 2 इधर है, हाइड्रोजन 2 इधर ऑलरेडी ही है, तो ये आपका हो जाएगा। फिर देखिए C नंबर में भी कुछ है कि सल्फ्यूरिक अम्ल ही है H2SO4 और एल्युमिनियम का चूर्ण है। हाँ, ये चूर्ण वाला सवाल को तो छोड़िए ही नहीं, क्योंकि चूर्ण सबको चाहिए, है ना। तो ये है आपका एल्युमिनियम और ये है आपका H2SO4। H2SO4 इज़ नथिंग बट सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। ये रिएक्शन करके बन जाएगा जो है हमारा Al2 आप लिखेंगे एल्युमिनियम, और जो SO4 है, SO4 का आप 3 लिखेंगे, यानी ये 3 ग्रुप मिल कर के आएंगे और ये आपका बन जाएगा मतलब H2O। इनकी वैलेंसी 3 है, इसीलिए यहाँ पे 3 लिखा गया है H2, यानी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी मुक्त होगा। अब देखिए एल्युमिनियम इधर को 2 पीस, इधर को 1 पीस, यहाँ पे सबसे पहले 2 लगा देंगे। फिर आप देखिए कि SO4 ग्रुप 3 पीस, यहाँ SO4 ग्रुप 1 ही पीस, यहाँ पे आप 3 लगा देंगे, तो हाइड्रोजन इस चक्कर में हो गया 3 दूना 6। तो यहाँ पे भी हम लोग 3 लगा देंगे, तो हाइड्रोजन भी हमारा हो गया 3 दूना 6। ऐसे करके इनको आगे करते जाएंगे। फिर हमारा ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और लोहे के रेतन, मतलब वही, मतलब Fe है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आप सिंपली HCl लिख सकते हैं, HCl, और ये आपका हो जाएगा Fe, है ना। और ये सब रिएक्शन करके FeCl2 बन जाएगा। FeCl2 होगा अब प्लस मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस हमेशा इसमें मुक्त होता है। जब एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता ही होता है। अब इनको बैलेंस कर लिया जाए। यहाँ पे जैसे मतलब क्लोरीन 1 पीस है, यहाँ पे 2 पीस है Cl, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 लगा देंगे। हाइड्रोजन इस चक्कर में 2 हो गया, 2 ऑलरेडी इधर है, तो ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वेशन। इनको आप चाहे तो एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमारे पास क्या है कि अल्कोहल एवं ग्लूकोन जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण आप एसिड के जैसे नहीं कर सकते हैं, यानी हाइड्रोजन होते हुए भी इनको आप एसिड नहीं कर सकते हैं। एक एग्जांपल से इनको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक इथेनॉल है, इथेनॉल अल्कोहल होता है, जिनके अंत में भी ये ऐसा लिखल रहे नॉल, वो आपका अल्कोहल होता है। जैसे इथेनॉल, मिथेनॉल, ये सब अल्कोहल हो जाएगा। तो मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2, और ये होगा आपका H5, और ये होगा आपका OH। ये है आपका इथेनॉल का फॉर्मूला। इसमें आप देखिए कि हाइड्रोजन है, लेकिन ये जो है ना, वो ये एसिड जैसा नहीं है। तो एसिड जैसा नहीं रहने के पीछे का जो वजह है वो ये है कि ये अपने विलयन में जो है ना, वो हाइड्रोजन प्लस आयन नहीं देते हैं। यहाँ पे मैंने इनको शब्द में भी लिख दिया है कि ये अपने जो सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन प्लस आयन मुक्त नहीं करते हैं। अर्थात जैसे अम्ल का एक परिभाषा आपने अपने स्कूल में या कहीं पढ़ा होगा कि अम्ल वो पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देने में सक्षम है, यानी हाइड्रोजन प्लस आयन देने में सक्षम है। तो ये सब जो मतलब है एल्कोहल है, ग्लूकोज है, इनमें हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन यह किसी दूसरे पदार्थ को हाइड्रोजन प्लस आयन नहीं दे सकता है। इस वजह से इसमें हाइड्रोजन होते हुए भी एसिड का कोई गुणधर्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका 6 नंबर का, इनको आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। हाँ, ये देखिए 7 नंबर का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्या है कि आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता है, जबकि वर्षा जल होता है। तो आश्रित जल का मतलब होता है शुद्ध जल। अच्छा, जल का जब हम बात करते हैं तो आपके मन में एक फार्मूला आता होगा H2O। ये ऐसे लिखेंगे H2O। तो आपके मन में आता होगा कि सर हम जो पानी पीते हैं अपने चापाकल से या अपने मोटर से, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कौन चीज़ रहता होगा, H2O। लेकिन ये जो हमारा भरम है, ये भरम क्या है, गलत है। वो पानी के साथ बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे मतलब मैग्नीशियम के हो जाएँगे, आयरन हो जाएँगे, क्लोरीन, ये सब बहुत सारा चीज़ उसमें ऑलरेडी रहता है। इस वजह से वो शुद्ध वाटर नहीं है। तो शुद्ध वाटर जो होता है, जिसमें कुछ नहीं रहता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ H2O रहता है। अगर ऐसा वाटर कहीं है, जिनको हम लोग आश्रित जल कहते हैं, तो उससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए, इसको मैंने लिख दिया है कि जो आश्रित जल जो होता है, मतलब जिसमें कोई भी लवण या अशुद्धियाँ नहीं रहती है, और इन्हीं के कारण इसे विद्युत धारा पास नहीं करता है, तो यह विद्युत का कुचालक होता है। तो आपसे ऐसा ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि शुद्ध जल विद्युत का चालक है या कुचालक है, यानी तो आपसे ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का चालक है। तो अगर ऑप्शन में मान लीजिए कि रहेगा शुद्ध जल, तो आप बोल देंगे भाई मतलब पानी से तो करंट पास करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, शुद्ध जल से करंट पास नहीं करता है। ठीक है, तो मतलब जैसे आप अपने चापाकल से वाटर लीजिएगा, उसमें 2 फेज अगर आप डालते हैं, बल्ब को सेट करते हैं, तो वो बल्ब जलने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो मतलब वैसे हमारे जो भी हम पानी नीचे से निकालते हैं, उसमें आयरन होता है, और आयरन लोहा होता है, लोहा इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, इस वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। लेकिन वर्षा जल क्या है, वर्षा जल भी शुद्ध ही जल होता है, लेकिन जैसे-जैसे वो हमारे वायुमंडल से नीचे आता है, मतलब धरती को आता है, तो उनमें क्या होता है, CO2 गैस मिलता है, SO2 गैस मिलता है, और इस वजह से मतलब वो पानी जो होता है अशुद्ध हो जाता है, और इस वजह से वो विद्युत का सुचालक बन जाता है। हालाँकि शुद्ध जल विद्युत का सुचालक नहीं होता है। उनमें अगर अशुद्धि मतलब है, मतलब जैसे जो भी चीज़ है, जो भी मिनरल्स उसमें है, अगर वो सब चीज़ है उसमें, तो वो विद्युत का सुचालक हो जाएगा।
तो ये है हमारा 7 नंबर का, इनको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर में देखिए कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। देखिए वाटर, अगर आप अम्ल को वाटर के साथ थोड़ा-सा मिलाते हैं तो वो मतलब उसमें आयन मुक्त करते हैं। कौन-सा आयन? हाइड्रोजन आयन। इस वजह से उनका जो मतलब व्यवहार है वो मतलब एसिडिक हो जाता है। तो अगर वाटर नहीं है तो जो अम्ल है उनका व्यवहार एसिडिक नहीं होगा। मतलब अम्ल को अम्ल होने के लिए थोड़ा-सा वाटर की आवश्यकता होती है। इस वजह से, क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन मुक्त कर देंगे उसमें। तो इस बात को भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर 9 नंबर में देखते हैं। हाँ, इसमें देखिए कि 5 बिलियन है, उनका नाम है ए, बी, सी, डी, ई है और उनको अगर इंडिकेटर से चेक किया जाता है तो एक का पीएच मान आता है 4, एक का पीएच मान है 1, एक का है 11, एक का है 7, एक का है 9। तो ये चूँकि क्रमशः है तो इनको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। थोड़ा-सा साइड करके लिख लिया जाए। देखिए, जो सॉल्यूशन ए है इनका पीएच मान 4 है, ठीक है? जो सॉल्यूशन बी है इसका पीएच मान 1 है और जो सॉल्यूशन सी है इसका पीएच मान 11 है और जो सॉल्यूशन डी है इसका पीएच मान 7 है और जो सॉल्यूशन ई है, 5 सॉल्यूशन होना चाहिए, ई है, इनका पीएच मान 7 है। अब हमसे पूछा जा रहा है, थोड़ा-सा इनको शॉर्ट कर देते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 1 नंबर में कि कौन-सा विलयन उदासीन होगा? तो उदासीन वही होगा जिनका पीएच मान 7 होगा, यानी विलयन 7 जो है, जो डी है, ये कौन-सा विलयन हो जाएगा? ये उदासीन विलयन हो जाएगा। फिर हमारा है कि कौन प्रबल क्षारीय है? प्रबल क्षारीय मतलब स्ट्रॉन्ग बेस कह सकते हैं आप। तो देखिए पीएच स्केल पे 1 से लेकर के 14 तक होता है और जो 14 होता है ना वो काफ़ी मजबूत प्रबल क्षार होता है। तो 14 से जो लो है वो आपका 11 है। तो 11 एक मतलब प्रबल क्षारीय होगा ई सब में, जितना दिया गया है 5 बिलियन ई सब में, सबसे जो ज़्यादा है वो है 11। तो 11 जो होगा और 11 है किसका? सी का है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आप लिख देंगे, थोड़ा-सा इंक को मोटा कर लिया जाए। सी का जो भी होगा, ये 3 पे हाँ। तो सी देखिए क्या है यहाँ पे, सी का 11 है, तो जो होगा ये हमारा सी हो जाएगा। तो जो सॉल्यूशन सी है वो थोड़ा-सा प्रबल क्षारीय है। फिर है कि जो प्रबल अम्लीय है। अच्छा देखिए इसमें 7 से जो कम होगा वो अम्ल होगा और 7 से जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत अम्ल होगा, है ना? तो 7 से सबसे कम हमारे पास एक वैल्यू है बी वाला, तो बी का 1 है, तो जो प्रबल एसिड है वो हो जाएगा बी नंबर का। ठीक है? फिर है दुर्बल अम्ल, तो 7 से कम अम्ल होता है तो 4 है, तो 4 1 के मुकाबले थोड़ा-सा लो क्वालिटी का अम्ल होगा, तो यहाँ पे हम लोग ए दे देते हैं। आगे बढ़ते जाए, दुर्बल क्षारीय, दुर्बल क्षारीय मतलब एक ऐसा क्षारीय जो क्षार है लेकिन वो दुर्बल है, उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो देखिए 7 से ज़्यादा है तो वो क्षार है, 8 है तो क्षार है, 9 है तो क्षार है, 11 है तो ज़्यादा खतरनाक मतलब क्षार है और 9 है, 7 से ज़्यादा तो मतलब है ही, 9 है तो वो दुर्बल क्षार है। तो यहाँ पे आप दे देंगे ई, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है? तो ये हमारा हो जाएगा 9 का। अच्छा इसके अंत में देखिए एक और चीज़ पूछा गया है कि पीएच मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में आप व्यवस्थित कीजिए। इनके लिए थोड़ा-सा हम समझते हैं, चूँकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको आरोही-अवरोही क्रम में। देखिए सबसे पहले एक आप अगर लाइन खींचिएगा, तो बीच में यहाँ पे 7 होता है ना? इधर आपका होगा मतलब 6 होगा, स 5 होगा और इधर कुछ 0 आ जाएगा। फिर इधर बीच में 8 होगा और ये पूरा जाते-जाते 14 तक जाकर के ये खत्म हो जाएगा। तो एक बात बताइए कि अगर मान लेते हैं इसमें जो मतलब जैसे मान लीजिए कि मतलब 1 होगा यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, है ना? तो 1 के पास ज़्यादा हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन होगा। मतलब जिस भी विलयन का जो मतलब सॉल्यूशन का अगर मान लीजिए कि पीएच वैल्यू 1 आ रहा है, तो उसमें ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन आयन होंगे। 2 आ रहा है तो 1 के मुकाबले कम होंगे, 3 आ रहा है तो 2 के मुकाबले कम होगा। अगर मान लीजिए कि 6 आ रहा है, 6 आ रहा है तो 5 की अपेक्षा उसमें मतलब थोड़ा-सा कम हाइड्रोजन आयन होगा। 7 में ना कि म मतलब आप कह सकते हैं बहुत कम, 8 में भी बहुत कम, साफ़ नहीं, फिर 9-9, 14 तक में बिल्कुल कुछ भी नहीं। यानी जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है, सांद्रण है, वो घटते जाएगा। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन जो आयन होगा वो होगा बी में, क्योंकि बी का वैल्यू पीएच पे 1 है, तो सबसे ज़्यादा इसमें होगा। लेकिन यहाँ पे तो बोल रहा है कि आरोही क्रम में, और आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटका को पहले लिखना। तो सबसे छोट जो होगा वो होगा ये वाला, इसमें होगा सबसे छोट, यानी जो सॉल्यूशन सी है, उसमें थोड़ा-सा हाइड्रोजन आयन होगा। चूँकि हाइड्रोजन आयन उसमें रहता है जो मतलब एसिडिक होता है, और सी देखिए ना, सी जो 11 का है ये क्षार है, क्षारक है। 7 से ज़्यादा जैसे ही पीएच हो जाएगा तो वो क्षार की मतलब कैटेगरी में आ जाएगा। तो सी में कम होगा। उनके बाद देखिए ई में भी होगा। आप चाहे तो ये साइन का इस्तेमाल आप करते जाएँगे। सी से ज़्यादा ई में होगा चूँकि इसका 9 है। फिर डी में होगा ज़्यादा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं डी। फिर डी से कम ए में होगा ज़्यादा, ए थोड़ा-सा एसिड है ही, 7 से कम है, ए का वैल्यू 4 है पीएच पे। और सबसे ज़्यादा अभी फ़िलहाल इस कंडीशन में बी में होगा। तो ये है हमारा आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। यानी सी में कम है, ई में ज़्यादा है, डी में उससे भी ज़्यादा है, ए में डी से ज़्यादा है, बी में ए से ज़्यादा है। तो ये हमारा हो जाएगा मतलब पीएच का जो सांद्रण है वो इस प्रकार से बढ़ते जा रहा है।
फिर देखिए हाँ, यहाँ पे नंबर ही छूट गया है, 10 नंबर यहाँ पे आप कर लेंगे, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। 2 गो परख नली है, ए है, बी है, समान लंबाई का है, मैग्नीशियम का एगो मतलब रिबन पट्टी लेंगे और ए में जो है वो HCl है और बी में जो है एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल का फार्मूला भी आप याद कर लीजिए, CH3COOH होता है, कहीं न कहीं लाइफ में काम आएगा ही। तो बोल रहा है कि किस परख नली में मतलब अधिक तेज़ी से मतलब बुदबुदाहट होगी और क्यों होगी? अच्छा, सबसे पहले आप देखिए इसको, ये ना ये बुदबुदाहट वाला बात को हम लोग पहले समझते हैं। देखिए कि क्या है कि एसिड है, ये सब चीज़ कौन चीज़ है? एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और एसिटिक अम्ल है, एसिड है और एसिड का रिएक्शन आप किस चीज़ से कर रहे हैं? मैग्नीशियम की पट्टी से। मैग्नीशियम मतलब क्या? मैग्नीशियम एक मेटल है, धातु है ना? Mg12 होता है, धातु है। तो कहने का सीधा-सा मतलब है कि एसिड का रिएक्शन धातु से हो रहा है और आप जानते हैं कि एसिड का रिएक्शन धातु से होता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, बुनबुना के साथ। तो यहाँ पे मतलब जो ज़्यादा पावरफुल एसिड होगा, उसमें ज़्यादा बुनबुना आएगी और जो थोड़ा-सा लो क्वालिटी का एसिड होगा, उसमें थोड़ा-सा लो क्वालिटी का बुदबुदाहट आएगी। तो एक लाइन यहाँ पे लिखा गया है, थोड़ा-सा ज़ूम कर देते हैं कि परखनली ए में जो है ना, वो तेज़ी से बुदबुदाहट होगी। क्यों? क्योंकि इसमें HCl है, जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, परबल अम्ल है, यहाँ पे देखिए लिखल है ना? स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरा है एसिटिक एसिड, ये एक दुर्बल मतलब एसिड है, वीक मतलब एसिड है। ये रिएक्शन करता है, ऑफ कोर्स करता है, लेकिन धीरे-धीरे से करता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, वो धीरे-धीरे से होगी। लेकिन HCl के केस में पूरा फटाफट हाइड्रोजन गैस का जो बुलबुले हैं, वो बाहर आते जाएँगे। तो ये 10 तक है, इसको आप क्या करेंगे? नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इनको और इनको नोट करके आप लिख लीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें क्या है कि जो फ्रेश मिल्क है इनका पीएच मान 6 होता है, लेकिन दही बन जाने पे इनके पीएच मान में क्या चेंजेस होंगे? आप अपने उत्तर को समझाइए। तो यहाँ पे देखिए कि किसका आंसर है। हमारे पास आंसर ये है कि जो फ्रेश मिल्क होता है उनका पीएच मान 6 होता है, लेकिन जब यह दही बनता है तो इनका पीएच मान घट जाता है। अर्थात जो दूध होता है वो थोड़ा-सा अम्लीय होता है, लेकिन जो दही है वो थोड़ा ज़्यादा अम्लीय होता है और जो दही है इनका पीएच मान लगभग 4.5 से 5.5 के बीच होता है। तो एक सिंपल सा हम लोग मतलब समझ सकते हैं कि हमारे पास मिल्क है और हमारे पास दही है। तो दही और मिल्क में जो मतलब दही है, वो ज़्यादा खट्टा होता है। इसका मतलब ये है कि दही में ज़्यादा एसिड है और इस वज़ह से जो दही का पीएच मान है, वो 6 से घट जाएगा। तो हमारा ये आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है? तो ये है 11 नंबर, थोड़ा-सा मूव करते हैं 12 पे। इसमें है कि एक ग्वाला है जो फ्रेश मिल्क में थोड़ा-सा बेकिंग सोडा मिलाते हैं। कौन-सा चीज़ मिलाते हैं? बेकिंग सोडा। तो क्वेश्चन जो 12 नंबर का है उसका ए नंबर में पूछा गया है कि जो फ्रेश मिल्क है इनका पीएच मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? और दूसरा क्वेश्चन है कि इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? देखिए इसमें है क्या कि मतलब मान लीजिए कि एक बर्तन है। पहले थोड़ा-सा कहानी को समझते हैं। इसमें थोड़ा-सा मिल्क है। और मिल्क है तो मिल्क में थोड़ा-सा हम लोग क्या करेंगे मतलब बेकिंग सोडा मिला देंगे। अब बेकिंग सोडा चूँकि मतलब क्षारीय होता है और क्षार मिला जाने से जो दूध है वो थोड़ा-सा क्षारीय नेचर का हो जाता है। यानी इनका जो पीएच मान है वो बढ़ जाएगा। पीएच मान बढ़ जाएगा मतलब 7 से ज़्यादा हो जाएगा या जितना होता है फ्रेश मिल्क का जैसे 6 होता है तो उससे थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें है कि जो फ्रेश मिल्क है वो अम्लीय होता है, थोड़ा-सा अम्लीय होता है चूँकि 6 है उनका मतलब पीएच वैल्यू हालाँकि 7 6 मतलब अगर 6 है तो वो अम्लीय है, अगर 7 हो जाएगा तो वो फिर ना ही अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा। तो फ्रेश मिल्क थोड़ा-सा अम्लीय होता है और खट्टा होकर अधिक अम्लीय हो जाता है। अगर मान लीजिए कि मान लेते हैं कि जैसे जो दूध बेचने वाला होता है, वो लोग ऐसा मतलब काम करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जैसे दूध अगर सुबह में आता है, सुबह में लगभग में 6-7 बजे जो भैंस है, जो गाय है वो दूध देती है। लेकिन जो बेचने वाला होता है वो उनको 12-1 बजे तक मतलब साइकिल-वाइकिल पे बाँध करके गाँव-गाँव मतलब पहुँचाने का कार्य करता है। शहर सब में भी ऐसा होता है। तो वो दूध जो सुबह निकला है वो थोड़ा देर रहेगा तो वो फट जाएगा, खराब हो जाएगा। उनका जो मतलब फोटोन है वो निकल जाएगा। तो इस चीज़ को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, जो मतलब दहियार होते हैं, दूध बेचने वाला, वो उसमें थोड़ा-सा मतलब क्षारीय चीज़ मिला देते हैं। इस वजह से जो दूध है वो थोड़ा-सा मतलब क्षारीय हो जाता है। तो क्षारीय हो जाने से ये फटने से बच जाता है। इतना जल्दी ये फटेगा नहीं, इतना जल्दी ये दही नहीं होगा। इस वजह से अगर आप भर दिन बेचो दूध को, जो सुबह में निकला है दूध उनको भर दिन बेचो या दोपहर तक बेचो या 3-4 बजे शाम शाम तक आप बेच सकते हैं, वो खराब नहीं होगा। वो दूध मतलब जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो अब है ये तो हो गया आपका 1 नंबर का मतलब ए नंबर का जो था। इन आप देख सकते हैं जो ए नंबर में है वो ये वाला आंसर है आपका। इसका जो आंसर है वो यहाँ पे है। तो हाँ, बी में देखिए कि इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? तो दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? अच्छा, दही बनने के लिए जो पीएच है वो थोड़ा-सा लो होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप जो है एक बार पीएच यहाँ 7 होता है, यहाँ 6 होता है। पीएच पहले दूध का 6 था, 6 था। आप इसमें क्या किए थोड़ा-सा बेकिंग सोडा-वोडा डाल करके इनका पीएच मान लीजिए कर दिया 8। फिर अब ये 8 से जब दही बनेगा तो इनका पीएच वैल्यू फिर से घट के 4.5 या 5.5 के आस-पास आएगा। उनके बाद ही ये जो है हमारा दूध दही बन पाएगा। तो पहले तो हम पीएच को थोड़ा-सा ऊपर ले गए हैं, बढ़ा दिए हैं। अब पीएच धीरे-धीरे उनका घटेगा। तो इस वजह से वो बहुत देर मतलब अगर उनका दही जमाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है।
ये है आपका बी नंबर, इनको भी आप नोट कर लेंगे। फिर है हमारे पास 13 नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखिए कि जो हमारा पीओपी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे मतलब वाटर प्रूफ या आप कह सकते हैं कि मॉइस्चर प्रूफ बर्तन में क्यों रखा जाता है? इस शब्द का मतलब आप समझिए आर्द्ररोधी, मतलब आर्द्र नहीं होना चाहिए। आर्द्र मतलब ऐसा समझिए कि आप जो नमी है, जो वाटर है, वो नहीं होना चाहिए। तो पीओपी को हम लोग ऐसा बर्तन में क्यों रखते हैं जो जिसमें नमी ना जा सके? इनका एक सिंपल सा वजह है कि जो हमारा पीओपी होता है, जैसे मान लीजिए हाथ-पैर किसी आदमी का टूट जाता है, तो उनका जो हाथ पे ये वाला प्लास्टर होता है, ये पीओपी का ही है। तो अब पीओपी का एक मतलब लक्षण है कि वो वाटर से रिएक्शन करके, वाटर को अवशोषित करके तुरंत वो सख्त हो जाता है, मतलब पूरा वो हार्ड हो जाता है। इस वजह से अगर मान लीजिए कि उसको आप मतलब बर्तन में रखते हैं, एक ऐसा बर्तन में जिसमें मतलब नमी आ सके, तो वो बर्तन में ही जम जाएगा, आप उसको निकाल भी नहीं सकते हैं। और इस वजह से इनका जो खिलौना बनता है, स्टैच्यू बनता है या जो भी चीज़ इनका बन रहा होता है, आपका मतलब वो पीओपी किसी काम के लायक नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए उनको हम लोग क्या करते हैं, मॉइस्चर प्रूफ जो कंटेनर होता है, बर्तन होता है, उसमें रखते हैं, जिससे कि उसमें मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स ना मिल जाए। तो ये रहा हमारा 13 14 भी देख लेते हैं। 14 में है कि उदासीनी अभिक्रिया क्या है? 2 एग्ज़ाम्पल दीजिए। ये बात तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मतलब एसिड बेस से रिएक्शन होगा, अम्ल और क्षार का रिएक्शन होगा और ये मतलब रिएक्शन के फलस्वरूप ये एक-दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देंगे और इसी को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें एक एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, जो अच्छा एक बात जानते हैं आप क्या? उदासीनी जो रिएक्शन होता है, इनके फलस्वरूप जल बनता है। कौन-सा चीज़ बनता है? और जल बनता कैसे है? इनको थोड़ा-सा समझ लेते हैं। थोड़ा-सा डीप में इसमें हम लोग जाएँगे। देखिए हाइड्रोजन में जो होता है, हाइड्रोजन नहीं सॉरी, जो एसिड होता है, एसिड में होता है हमारा हाइड्रोजन आयन और जो हमारा क्षार होता है उसमें होता है ओएच मतलब आयन। तो ये दोनों मिल करके देखिए एक H हमारा बन जाएगा H2 और एक जो O है वो हमारा बन जाएगा। तो जब भी एसिड का रिएक्शन बेस से होता है तो हमारे को वाटर एज ए उत्पाद मिलता है। तो इस बात को आप नोट करेंगे कि जब भी मतलब ये उदासीनीकरण रिएक्शन होता है तो वहाँ पे वाटर फॉर्मेशन होता है। अच्छा कुछ एग्ज़ाम्पल भी मैंने लिए हैं। देखिए जैसे यही है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ये दोनों का रिएक्शन हो रहा है, तो NaCl बनेगा, H2O बनेगा। H2O को आप ऐसे करके लिखिएगा, ये थोड़ा-सा हाँ, ये 2 यहाँ होना चाहिए H2O। फिर हमारे पास एक और रिएक्शन है H2SO4, H2SO4 को ऐसे नहीं लिखना है, आप जानते हैं, ये थोड़ा-सा वो जब लिखते हैं तो उसमें थोड़ा-सा मिस होता है। H2SO4 को आप ऐसे लिखेंगे। इनका जो रिएक्शन होगा किस चीज़ से होगा? CaOH का होल 2, CaOH का होल 2 देखिए यहाँ पे H2SO4 है, CaOH का होल 2 है, दोनों का रिएक्शन होगा और ये बन जाएँगे CaSO4 और 2H2O। तो यहाँ पे आप एरो का चिन्ह लगाएँगे और ये बन जाएगा आपका CaSO4 और एक उत्पाद और बनेंगे H2O। तो ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 14, 14 है कि 15 है देख लेते हैं, ये 14 हो जाएगा। एक हमारा आखिरी है, इसमें बोला जा रहा है कि धोने के सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2-2 प्रमुख उपयोग बताइए। तो जो धोने का सोडा है, इनका उपयोग हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सफाई के लिए किया जाता है, जो घर है, फर्श है, दीवार है, बाथरूम है और इनका जो दूसरा उपयोग है वो है कपड़ों की धुलाई के लिए किया जाता है। यह जो वाटर की कठोरता है इनको थोड़ा-सा ये कम करता है, ठीक है? और जो हमारा बेकिंग सोडा है, बेकिंग का मतलब ही होता है बेकिंग मतलब बेकरी-वुकरी बनाना ऐसा आप समझिए, इस चीज़ से आप याद रख सकते हैं। बेकिंग मतलब जो बेकरी में प्रयोग लाया जाता है, पावरोटी सब जो फूलता है, वहाँ सब इनका इस्तेमाल होता है बेकिंग सोडा में और बेकिंग सोडा का उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने के लिए भी किया जाता है। इसे एंटी एसिड के रूप में लिया जा सकता है। तो ये दोनों इनका इस्तेमाल है, यूजेज है, आप इनको नोट कर लीजिए। थोड़ा-सा इसको शॉर्ट कर दे रहे हैं। हाँ।